वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रोसेस का कुछ फॉर्मूला बताया था आपने। हाँ दीप, सर क्वांटाइजेशन प्रोसेस का कुछ फॉर्मूला बताया था टेस्टिंग साइज का। तो तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कोई और जिसको वॉइस दीप की क्लियर आ रही हो या उसको याद हो कि क्या कराया गया था? क्वांटाइजेशन प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना? ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। रोल नंबर 24, एनी। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो डिजिटल सिग्नल को
सॉरी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। अब वहां पे जब हमने डिजिटल से एनालॉग में उसको कन्वर्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल था, एक ये बैंड अनलिमिटेड सिग्नल था, इसको पहले हमने लो पास फिल्टर की हेल्प से बैंड लिमिटेड बनाया जो कि एनालॉग और कॉन्टिन्यूअस था, सैम्पलिंग कराई, ठीक। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि हाँ सैम्पलिंग अगर हमें करानी है, इंफॉर्मेशन लॉस ना हो और प्रॉपर इसका हम रिकंस्ट्रक्शन कर पाए तो उसके लिए हमें सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ी, तो कैसे हम उसका उन सैंपल से वापस रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हमको फॉलो करनी होती हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। देन इस सैंपल्ड सिग्नल को इसके वन बाय वन हर सैंपल का क्वांटाइजेशन किया, देन हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया कि किस तरीके से अगर हमें एक पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल दिया हुआ है उसके अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए तो हम किस तरीके से क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन करने के बाद हमने इनकोडिंग की, ठीक, और देन इसको हमने ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिशन के साथ में हमने जगह जगह पे रीजनरेटिव रिपीटर लगाए, ये क्या कर रहे थे, हमारे मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक। ये केवल एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करते, मतलब ये एक तरह से दिमाग वाला एम्पलीफायर है जो पहले चेक करेगा कि इसको एम्पलीफाई करना है या एटेन्यूएट करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको एटेन्यूएट या एम्पलीफाई करेगा, ठीक। जो वोल्टेज होगा उसको या तो एम्पलीफाई करेगा या एटेन्यूएट करेगा। देन रिसीवर पे जैसे ही हमारा सिग्नल पहुंचता है हम सबसे पहला काम क्या हम करते हैं, इसका जस्टअप होते हैं, इनकोडर का तो डिकोडिंग, ठीक। यानी जो 0011 की स्ट्रिंग थी उसको हमने जो डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल यहाँ क्वांटाइजर में हमने सेलेक्ट किए होंगे उसके टर्म्स में यहाँ फाइंड आउट कर लिया अपना मैसेज सिग्नल, ठीक। फिर हमने तुम्हें बताया कि डी क्वांटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, डी क्वांटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, राइट। इसी वजह से हम सीधा फिर सैम्पलिंग का जो इनवर्स प्रोसेस है, ठीक, उस पे आते हैं, यानी यहाँ एक लो पास फिल्टर लगाते हैं और हमें मैसेज सिग्नल एज एन आउटपुट मिल जाता है। नाउ अब यहाँ मैसेज सिग्नल तो हमें मिल गया है, तो हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि भाई इस पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम कह रहे हैं भाई एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा नॉइज इम्यून है, ठीक। तो हमने ये देखा कि भाई चैनल में अगर कोई नॉइज आएगी, ठीक, मीनिंग वो नॉइज जब हमने इनकोडिंग करके बिट्स को ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसमिशन के बाद जब ट्रांसमिशन हो रहा है इन बिटवीन द चैनल कहीं पे कोई नॉइज हमारे सिग्नल को अफेक्ट कर रही है तो उसको सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास रीजनरेटिव रिपीटर थे। इन्हीं की वजह से हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जो हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन होता है उसमें नॉइज का इफेक्ट कम होता है इन कंपेयर टू एनालॉग ट्रांसमिशन, ठीक। एनालॉग सिग्नल का जब हम ट्रांसमिशन करते हैं उसके कंपेयर में डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन में हमारे जो नॉइज की इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक। तो चैनल नॉइज को तो हम रिड्यूस कर पा रहे थे, वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन वहां यहाँ पे जब हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस देखा तो हमने एक टर्म पढ़ा क्वांटाइजेशन एरर, ठीक। ये जो क्वांटाइजेशन एरर थी ये क्यों अकर कर रही थी कि भाई हम कुछ एक अजम्पशन ले रहे हैं क्वांटाइजेशन वोल्टेज वाला, ठीक। सैंपल वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट क्वांटाइजेशन वोल्टेजेस से और इन क्वांटाइजेशन वोल्टेजेस की अपनी एक लिमिटेशन है कि हाँ भाई नंबर ऑफ लेवल कितने 2 या 4 या 8 या 16 ऐसे ले सकते हैं।
तो उसकी वजह से जो ये इन दोनों में सैंपल वोल्टेज और क्वांटाइजेशन वोल्टेज में जो डिफरेंस है, मीनिंग जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे सिग्नल की और जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक, उसको हमने क्वांटाइजेशन एरर। अब सिंपल सी चीज है कि अगर हम अपने मैसेज सिग्नल की एक्चुअल वैल्यू ना भेज के अगर हम उसका कुछ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भेज रहे हैं रिसीवर पे, तो रिसीवर को तो यही लगेगा ना कि मतलब भाई कहीं ना कहीं हमारा सिग्नल कुछ ना कुछ नॉइज से अफेक्टेड हो गया है, दैट इज वाई उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ तक हमारे पास नहीं आई है। तो इस क्वांटाइजेशन एरर की वजह से रिसीवर जो नॉइज फील करता है या रिसीवर पे जो नॉइज अकर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन नॉइज। क्वांटाइजेशन नॉइज बेसिकली किस लिए अकर करती है, ड्यू टू क्वांटाइजेशन एरर। और इस बात को ध्यान रखना है कि इस क्वांटाइजेशन नॉइज को हम प्रैक्टिकली कभी भी जीरो नहीं कर सकते। इस क्वांटाइजेशन नॉइज को हम प्रैक्टिकली कभी भी जीरो नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको कम करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उस नॉइज तो हमारी कम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ अलग नुकसान भी होंगे। और एक सम ट्रेड ऑफ आएगा कि हाँ, मीनिंग अगर आपको नॉइज परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो कोई और परफॉर्मेंस आपको डिग्रेडेट करनी पड़ेगी। नाउ अब क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है तुम्हारी क्वांटाइजेशन एरर पे। क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है तुम्हारे क्वांटाइजेशन एरर पे। अब कैसे डिपेंडेंट है, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि स्टेप साइज क्या था, डेल्टा। और जब हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, ये कई सारी क्वांटाइजेशन नॉइसेस फाइंड आउट की थी, सॉरी कई सारी क्वांटाइजेशन एरर्स फाइंड आउट की थी, वहां हमने देखा कि +1 ये तुम्हारी मैक्सिमम एरर है जो अकर कर सकती है। और वहां से हमें पता चला कि मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा बाय 2, प्लस माइनस डेल्टा बाय 2। अब हम कह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो डिपेंड कर रही है इस क्वांटाइजेशन एरर पे। ठीक, कई जगहों पे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो क्वांटाइजेशन नॉइज को ही क्वांटाइजेशन एरर मान लिया जाता है, या क्वांटाइजेशन एरर को ही क्वांटाइजेशन नॉइज की तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो कई बार जहाँ पे क्वांटाइजेशन नॉइज पूछा जा रहा है और डेल्टा गिवन है, स्टेप साइज गिवन है, तो वहां पे इस फॉर्मूले से भी हम क्वांटाइजेशन नॉइज निकाल सकते हैं। ठीक, ना अब हमें पता था कि मैक्सिमम जो क्वांटाइजेशन नॉइज है वो ये होती है, या मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो होती है वो ये होती है, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बाय 2। डेल्टा क्या है यहाँ पे, स्टेप साइज। किसका स्टेप साइज, जो हमने वो स्टेप कट किए हैं पूरे टोटल, जो हमारा मैग्नीट्यूड था, जो टोटल हमारी डायनेमिक रेंज थी, मीनिंग मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, उसको जब हमने डिवाइड किया है इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में, तो वो जो उसमें से जो एक लेवल था उसको हमने स्टेप बोला था। ठीक है, अब इस ये जो स्टेप साइज है डेल्टा, ये डिपेंड करता है वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन एल। ये बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, दिस इज डायनेमिक रेंज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का, मिनिमम एम्पलीट्यूड, डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ लेवल तुमने सेलेक्ट किए हैं क्वांटाइजेशन के लिए। तुम डिसाइड करते हो कि क्वांटाइजेशन में कितने नंबर ऑफ लेवल लेने हैं, वो यहाँ पे हमने रखा, या L इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, 2 टू द पावर n। तो ये अब अगर हमें क्वांटाइजेशन नॉइज को रिड्यूस करना है, अगर हमें क्वांटाइजेशन नॉइज को रिड्यूस करना है, तो हम क्या करें, इस डेल्टा को रिड्यूस करें बेसिकली। ठीक, इस डेल्टा को रिड्यूस करना होगा हमें। डेल्टा को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो डायनेमिक रेंज को रिड्यूस करो, ठीक,
या तो तुम्हारी डायनेमिक रेंज डिक्रीज हो जाए, या फिर नंबर ऑफ लेवल ऑफ इंक्रीज कर दो। जो क्वांटाइजेशन में नंबर ऑफ लेवल कंसीडर कर रहे हो, वो नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज कर दो। ठीक, इसको डिक्रीज कर दो, या ये जो n की वैल्यू है, ठीक, देखो एक चीज हमें पता है कि नंबर ऑफ लेवल इन क्वांटाइजेशन और नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन इनकोडर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर हम ये देख सकते हैं कि स्टेप साइज को अगर हमें रिड्यूस करना है, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ बिट्स इन इनकोडर इंक्रीज करें। नंबर ऑफ बिट इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ लेवल अपने आप इंक्रीज होंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमें और ध्यान देना है कि जब हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को ट्रांसमिट करते हैं ओवर द चैनल, तो हमारी जो हमारी बिट रेट आती है, जो हमारी बिट रेट आती है, मीनिंग बिट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करती है n इंटू एफ एस पे, कि आपने सैम्पलिंग इंटरवल क्या लिया है, सॉरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या ली है, और इनकोडर में आपने नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज की है। तो बिट रेट ऑफ पीसीएम क्या होता है, n इंटू एफ एस। ठीक, तो बिट रेट जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, कि कितनी बिट्स तुम एक बार में ट्रांसमिट कर रहे हो, वो बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एनकोडर इनटू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का, इसको जितने भी अभी तक मॉड्यूलेशन पढ़े, जितनी जहां पे भी कम्युनिकेशन की बात हो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें जो चैनल की बैंडविड्थ होगी, ठीक, मीनिंग अगर हम एक बहुत ही जनरल कम्युनिकेशन की बात करें, तो एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, और ये बेसिकली इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा वाया सम चैनल। ये चैनल तुम्हारा वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ठीक, आप ध्यान से समझो कि चैनल की जो बैंडविड्थ है, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए सिग्नल बैंडविड्थ से, तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा। कोई भी मॉड्यूलेशन सिस्टम यूज किया जाए, कुछ भी हो रहा हो, सभी को प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए ये कंडीशन फुलफिल करनी ही पड़ती है। समझे? बहुत सिंपल सा है कि देखो, अगर तुम बाइक या कार लेके किसी रोड में जा रहे हो, तो तुम अपनी कार या बाइक को सेफली तभी उस पैसेज से पार कर क्रॉस करा पाओगे, उस रास्ते से तभी निकाल पाओगे, जब उस रास्ते की विड्थ आपकी कार की विड्थ से ज्यादा हो। अदरवाइज कार डैमेज कर लोगे, कार डैमेज ही होगी, उसको आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाओगे। ठीक, वही सिस्टम यहाँ पर भी है। सिग्नल बैंडविड्थ की मतलब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में पूछे, तो सिग्नल की विड्थ कितने बैंड में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जितना अपना चैनल में अलाउड है, कि हाँ चैनल इतन, मान लो हमने कहा मेरा सिग्नल जो है वो 10 हर्ट्ज का है, और जिस चैनल से हम उसको भेज रहे हैं, वो केवल 0 से 5 हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसीज को भेज सकता है। तो क्या होगा, जब ये ट्रांसमीटर इस सिग्नल को भेजेगा जो कि 10 हर्ट्ज का है, तो क्या इस सिग्नल से पास हो पाएगा, इस चैनल से पास हो पाएगा? नहीं पास हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चैनल भी एक तरह का फिल्टर की तरह ही काम कर रहा है ना। चैनल भी हमारा एक तरह से फिल्टर की तरह ही काम कर रहा है। जितनी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे पास हो सकती है, केवल उनको ही वो पास कराएगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा।
ठीक, दैट इज वाई होता है ना कि हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं, सबको अलग अलग स्पेक्ट्रम्स अलॉट किए जाते हैं। एयरटेल का कुछ अलग है, जियो का कुछ अलग है, सबको अलग अलग स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं। स्पेक्ट्रम अलॉट करने का ही मतलब ये है कि वायरलेस चैनल के लिए तुम्हें एक बैंडविड्थ अलॉट की गई है कि तुम्हारा जो सिग्नल होगा, जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, वो इस बैंडविड्थ पे ही ट्रांसमिट करेगा, किसी पर्टिकुलर बैंडविड्थ। और हमें पता है कि हाँ, ये जो जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको बढ़ाओगे, मीनिंग अगर आप सिग्नल की बैंडविड्थ को इंक्रीज करोगे, तो आपको चैनल की भी बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। और चैनल की बैंडविड्थ बढ़ाना मतलब कि कॉस्ट को इंक्रीज करना। अगर हम कॉमर्शियल, जो हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं, जो मैन टू मैन नॉर्मल जनरल पीपल्स के लिए जो हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वहां पे अगर हम बात करें, तो वहां के हिसाब से सिग्नल बैंडविड्थ जितनी कम हो उतना अच्छा। ठीक, क्योंकि जितनी सिग्नल बैंडविड्थ कम होगी, चैनल बैंडविड्थ उतनी कम रखनी पड़ेगी, है ना। और जितनी ज्यादा सिग्नल बैंडविड्थ होगी, उतनी ज्यादा चैनल बैंडविड्थ रखनी पड़ेगी। ठीक, हाँ, वो अलग एक बात है कि जैसे आर्मी यूज के लिए या और डिफरेंट साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मे बी पॉसिबल वहां पे स्पीड या सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वहां पे हम बेसिकली ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ, हम अगर वहां पे बैंडविड्थ हमारी बढ़ भी रही है, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर हमारी कुछ बैंडविड्थ बढ़ रही है, उस बैंडविड्थ के बढ़ने के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो रही है, हम फोकस, अगर हम सिक्योरिटी पे हैं, वहां पे मान लो आर्मी का कम्युनिकेशन है, तो वहां पे हमारा फोकस ये ज्यादा पे होगा कि हाँ भाई, हमारा जो सिग्नल है वो कोई ब्लॉक ना कर दे, कोई अपोनेंट उसको कहीं सुन ना ले, कोई उसको डिकोड ना कर ले, तो वहां हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, वहां फिर हम बैंडविड्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक, तो इन जनरल एक कॉन्सेप्ट हमें जो याद रखना है वो ये कि चैनल बैंडविड्थ हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए सिग्नल बैंडविड्थ ना। अब हमारे पीसीएम का बिट रेट जो है वो कितना है, एनएफएस। अगर इस पीसीएम को हमें ट्रांसमिट करना है ओवर द चैनल, तो जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होगी वो किसके बराबर होगी, हमारे पीसीएम के बिट रेट के बराबर। ठीक, वो किसके बराबर होगी, हमारे पीसीएम के बिट रेट के बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि मे बी पॉसिबल, जैसे तुमने डिफरेंट मॉड्यूलेशन सिस्टम पढ़े हैं, ठीक, उनकी बैंडविड्थ निकालना पड़ा है। ठीक, मान लो तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन को रिफ्रेम करके भी दिया जा सकता है कि हाँ भाई, क्वेश्चन दिया गया कि हाँ, एक पर्टिकुलर सिग्नल है जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कराया गया है, और उस सिग्नल को हमने एक चैनल से ट्रांसमिट कर दिया, उस चैनल की रिक्वायर्ड बैंडविड्थ कितनी होगी। तो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ एटलीस्ट इतनी बैंडविड्थ तो होनी चाहिए ना जितने हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ है। तो वहां पे इस तरीके से भी इंटर रिलेट करके आंसर करने की कोशिश करना है ना, कि जो, क्योंकि चैनल बैंडविड्थ एटलीस्ट तुम्हारी इक्वल टू होनी चाहिए सिग्नल बैंडविड्थ के। ठीक, तो उस हिसाब से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो बैंडविड्थ हो गई, वही बैंडविड्थ किसकी हो जाएगी, तुम्हारे चैनल की भी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। अब हमें ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, जब हम स्टेप साइज रिड्यूस कर रहे थे, तो नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन इनकोडर इंक्रीज हो रही थी। हमें क्लियर हो रहा था कि या तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हम इधर की बात कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर n में n को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ बिट ऑफ इनकोडर इंक्रीज कर। अब जब नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करोगे, n की वैल्यू इंक्रीज करोगे, तो 100% है कि बिट रेट जो है वो तुम्हारा इंक्रीज होगा। अब बिट रेट इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, बैंडविड्थ ऑफ चैनल, चैनल बैंडविड्थ इंक्रीज होगी।
और ये हमें नहीं चाहिए होता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी चैनल बैंडविड्थ इंक्रीज हो, हम हमेशा चाहते हैं हमारी चैनल बैंडविड्थ मिनिमम रहे। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ आया कि अगर आपको नॉइस कम करनी है तो बैंडविड्थ बढ़ाओ, अगर बैंडविड्थ कम रखनी है तो नॉइस का इफेक्ट जो भी पड़ रहा है उसको देखो। राइट, अब ये हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई क्वांटाइजेशन नॉइस का जो इफेक्ट है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बाद, एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उससे ज्यादा कम करने की कोशिश करने लगते तो हमारी बैंडविड्थ उधर इंक्रीज होती और हम बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो दूसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है कि भाई इसको तो इंक्रीज नहीं कर सकते स्टेप साइज को बढ़ाने कम करने के लिए, तो इसको बढ़ा लो, सॉरी इसको रिड्यूस कर लो। ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर मैसेज सिग्नल का हमने एम्पलीट्यूड रिड्यूस किया तो होगा क्या, जो पावर ऑफ मैसेज सिग्नल है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी, है ना। जो पावर है मैसेज सिग्नल की वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब सिंपल सी बात समझो कि भाई अगर हमारे सिग्नल की पावर कम हो गई, ठीक, तो सिग्नल की पावर कम करके अगर हमने नॉइस की पावर कम कर दी तो क्या ओवरऑल में हमें कोई फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि भाई हम क्या चाहते हैं, जब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक, तो कम स्ट्रेंथ वाला नॉइस भी उसको ज्यादा अफेक्ट कर पाएगा। इस सिग्नल के अफेक्ट होने का मतलब ही यही है कि नॉइस की पावर सिग्नल की पावर से को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक, तो हम हमेशा जब नॉइस का इफेक्ट देखते हैं तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो की बात करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो नॉइस परफॉर्मेंस अच्छी तब होगी जब नॉइस डिक्रीज हो, नॉइस पावर डिक्रीज हो, लेकिन सिग्नल पावर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर दोनों ही रिड्यूस हो गए तो एसएनआर तो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा ना, चेंज तो होगा ही नहीं ना सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो अब ये एक मेजर प्रॉब्लम थी हमारे लिए, ठीक, कि यहाँ पे हम Vmax माइनस Vmin यानी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को भी नहीं चेंज करना चाह रहे थे और इसको भी नहीं चेंज कर पा रहे थे। दैट इज व्हाई हमने नया सिस्टम बनाया, नाम दिया DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक, इस पे आने से पहले हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज समझना, यहाँ पे हम जब अभी तक जो हमने सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड किए हुए हैं एनालॉग कम्युनिकेशन में, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हो, वहां पे हमने कभी भी, वहां पे जब हमने एसएनआर की बात की तो आप प्री डिटेक्शन और पोस्ट डिटेक्शन सारी बातें करते थे, रिसीवर पे सारी बातें होती थी। ठीक, यहाँ बेसिकली जो हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालने जा रहे हैं वो एक्चुअल में हम निकालना चाहते हैं सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो। यहाँ हम केवल केवल क्वांटाइजेशन नॉइस का इफेक्ट जो है उसको हम कंसिडर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दूसरा वाला जो है, यानी जो हमारे चैनल में जो नॉइस आ रही है उसको तो हम ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग रीजनरेटिव रिपीटर। अगर हम प्रॉपर्ली रीजनरेटिव रिपीटर लगा लें तो उसको तो हम खत्म भी कर सकते हैं चैनल नॉइस को। नाउ अब यहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड करने के लिए
हमने एक मैसेज सिग्नल लिया है mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt, am cos 2 pi fmt। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमें पता है क्या होता है, सिग्नल की पावर अपॉन नॉइस पावर। तो यहाँ पे नॉइस हम कौन सी ले रहे हैं, क्वांटाइजेशन नॉइस, तो ये क्या हो गया, सिग्नल पावर अपॉन क्वांटाइजेशन नॉइस पावर। ठीक, अब एक चीज और समझनी है कि इन जनरल क्वांटाइजेशन नॉइस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इन जनरल क्वांटाइजेशन नॉइस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल का, देखो नॉइस मतलब रैंडम वेरिएबल, हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा ही इसलिए था ताकि हम नॉइस की एनालिसिस कर पाए। ठीक, अगर हम कोई बोल रहे हैं हम कि कोई रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मींस उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि हम डायरेक्टली रैंडम वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से नहीं शो कर सकते ना, तो उसके लिए हमें इन्हीं पीडीएफ, सीडीएफ, मीन, वेरिएंस इनकी ही जरूरत होती है। ठीक, तो जब टाइम डोमेन की हम बात कर रहे हैं तो हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है क्वांटाइजेशन नॉइस का। हम लोगों ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम लोगों ने इस दिन ट्यूट जब हम लोगों ने किया था, ट्यूट में एक क्वेश्चन देखा था, और जब क्लास में हमने मीन और वेरिएंस पढ़ाया था तब तुम्हें जो एग्जांपल दिया था वो बेसिकली तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो उसकी पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स कुछ पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज पे, स्मॉल एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में कांस्टेंट रहेगा और उनसे अदर देन में जीरो रहेगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन नॉइस है वो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, माइनस डेल्टा बाई 2 से प्लस डेल्टा बाई 2 तक इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन डेल्टा। यहाँ डेल्टा क्या है, वही स्टेप साइज। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता है, ठीक, तो हम इसकी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो जब हम जनरल मैसेज सिग्नल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, या ये कहें कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर। क्या हम ये नहीं लिख सकते कि मीन स्क्वायर पावर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू? यानी अगर किसी सिग्नल का स्क्वायर लेके, सिग्नल का स्क्वायर करके उसका मीन निकाला तो वो भी तो बेसिकली क्या है, पावर ही है। दोनों ही चीजें एकदम सिमिलर है। यहाँ हमने रूट यूज किया है, रूट लगाया है, यहाँ रूट नहीं लगाया। ये हम जनरल सिग्नल, जनरल मैसेज सिग्नल की बात हो रही है, मीनिंग वो डिटर्मिनिस्टिक मैसेज सिग्नल जिनको हम कहते हैं। ठीक, तो बस ये पॉइंट याद रखना है कि भाई मीन स्क्वायर वैल्यू कुछ और नहीं, पावर होती है। ठीक, नाउ रैंडम वेरिएबल के केस में भी अगर उसका हम मीन स्क्वायर वैल्यू निकाले रैंडम वेरिएबल का, तो वो उस रैंडम वेरिएबल की पावर के बराबर होगी। पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल टू होगा मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम। अब थोड़ा सा ध्यान करो, हम लोगों ने देखा था कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, e टू द पावर e ब्रैकेट में x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये क्या होता है, मीन। और इसी तरह से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकाला
ठीक, वो क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो समझना, मीन जब हम नॉर्मल सिग्नल का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, माइनस टी टू टी, माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, बाहर 1/t, मीन कैसे निकालते हैं, माइनस टी बाई टू अपॉन टी एक्स टी डी टी। ठीक, ये मीन हो गया। और मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो तो एक्स टी के स्क्वायर का मीन निकाल लो। ठीक, यही हमारी पावर हो जाती है। जबकि अगर वही मीन हमें यहाँ रैंडम वेरिएबल में निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन को यूज करते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे जब कर रहे थे तो इंटीग्रेशन हो रहा था माइनस टी बाई टू से टी बाई टू 1/t ई ऑफ एक्स, की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन करो, जिसका एक्सपेक्टेशन ले रहे हो वो लिखो, इनटू उस जिसका एक्सपेक्टेशन लिखा है तुमने उस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ लिखो और डी उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हमें निकालना हुआ, देखो एक बात को समझना, जहां पे ई लग गया मतलब इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये तो फिक्स है। ठीक, मान लो ई ऑफ एक्स क्यूब निकालना होता तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देता। ठीक, ये पार्ट फिक्स है, बस डिपेंड करेगा किस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसी रैंडम वेरिएबल का हम पीडीएफ यूज कर लेंगे। ठीक, ई ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, रैंडम वेरिएबल एक्स की पावर के। यहाँ पे हम जब क्वांटाइजेशन नॉइज की पावर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्यू ई, हमने जो क्वांटाइजेशन एरर है क्यू ई, उसी को क्वांटाइजेशन नॉइज की तरह रिप्रेजेंट किया है। ठीक, ये एक क्या है, रैंडम वेरिएबल, एक टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। और एन क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। तो एन क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू ई स्क्वायर। क्यू ई यहाँ पे क्या है, एक रैंडम वेरिएबल। ठीक, एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीज्वाइन कर लो एक बार।